सभी को माफ नमोदय, जय हिंद जय भारत। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन से अपना रिवीजन। अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है, लेकिन बहुत सारे दिन में सिलेक्टिव चीज पढ़ के जाओगे तो जो हाल फिजिक्स केमिस्ट्री में हुआ वही मैथ्स में होगा। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओगे तो आपकी दिक्कत होगी। आपका जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर आया है सब एनसीईआरटी से आया है, पीछे के क्वेश्चन आए हैं। और किसी सैंपल पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप जानते थे, साल के शुरू से मैं आपको बोल रहा था, सैंपल पेपर सिर्फ इनकम का जरिया है, पेपर उससे कभी नहीं आता। इसलिए फालतू टाइम वेस्ट मत करिए। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है सैंपल पेपर, लेकिन उसके भरोसे मत रहिए कि आप उससे कुछ आएगा। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अपन अब बातें कम करते शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप मुझसे समझ रहे हैं, देखिए, ये कहलाता है आपका सेट। हम रिलेशन से चालू कर रहे हैं, कोई भी एक सेट है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। इस सेट में तीन एलिमेंट्स हैं। अब आप देख रहे हैं ये आपके पास एक और सेट है। आप देख रहे हैं 4 5 6 7, दिस इज, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूं रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब अर्थात ए क्रॉस बी निकालते बनना चाहिए। देखिए, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। ए क्रॉस बी करली ब्रैकेट स्टार्ट, तो बना लेते हैं। तो हो जाएगा 1,4 इन ब्रैकेट्स, देन 1,5 इन ब्रैकेट्स, देन 1,6 इन ब्रैकेट्स, देन 1,7 इन ब्रैकेट्स। Similarly, 2,4 in brackets, 2,5 in brackets, 2,6 in brackets, 2,7 in brackets, and 3, अब 3 के साथ आप बना रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, तो आपको पता है 3,4 in 3,5, 3,6 and 3,7। ओके, तो ये कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हो। नाम यही बोलना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात यहां ये करते हैं कि रिलेशन क्या कहलाता है। तो पहली बात तो याद आपको रखना है, रिलेशन रिलेशन, ठीक है। आपके पास एक सेट है ए और आपके पास दूसरा सेट है बी। मान लीजिए एक सेट है ए, ये एलिमेंट्स है, सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है। और आपके पास एक सेट है बी, और आपको टीचर ने बोला बताओ ये रिलेशन है या नहीं। पहले मैं आपको डेफिनेशन देने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपको पता करना है कोई भी चीज रिलेशन है या नहीं, तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अर्थात ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो आप निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करली ब्रैकेट स्टार्ट 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, क्या आपका रिलेशन इसका हिस्सा है। अगर आपका रिलेशन इसका हिस्सा है, हिस्सा मतलब सबसेट, तो ये लैंग्वेज होती है सबसेट। हाँ भैया, मेरा 1,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, मेरा 2,4 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है। अगर आपका रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, then it is called a relation from A to B। कोई भी रिलेशन तभी कहलाता है जब आपका वो रिलेशन आप ए क्रॉस बी का सबसेट हो या उसके इक्वल हो तो भी चल जाता है। तो वो रिलेशन कहलाता है ए टू बी का। तो एक रिलेशन में एक सिंपल सा फंडा याद रखिए। रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो रिलेशन होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का हिस्सा होना चाहिए। एंड व्हाट इज ए क्रॉस बी, एवरीवन नोज दैट ए क्रॉस बी कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो 11th में सीखा था। ओके, अब 10th क्लास में क्या होता है, जब आप 10th में पहुंचते हैं तो आपको टीचर हमेशा एक ही सेट देता है। याद रखना, 12th में जो रिलेशन रहता है वो एक ही सेट पे रहता है। तो जो पहला सेट है वो भी ए ही रहेगा और दूसरा सेट भी ए ही रहेगा। पहली बात तो आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे रिलेशन ए टू ए का चलता है। ये मत सोचिए कम
मार्क्स का है? नहीं। सेक्शन ई में भी इसका क्वेश्चन दे सकता है वो, उनका कोई वेटेज नहीं है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में देख लिया, कोई वेटेज नहीं। इसलिए तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और आपको एक रिलेशन दे दिया ए कॉमा ए और आपको दे दिया बी कॉमा सी। अब बोलता है बताओ ये रिलेशन है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको दिक्कत चलती है तो आप एक सेट और लिख लेना, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप ए क्रॉस ए का निकलेगा ए कॉमा ए, देन ए कॉमा बी, देन ए कॉमा सी, देन बी कॉमा ए, बी के साथ बना रहे बी कॉमा बी, देन बी कॉमा सी, सी के साथ बनाएंगे तो सी कॉमा ए, देन सी कॉमा बी, देन सी कॉमा सी। अब आप अपने रिलेशन को देखेंगे, क्या आपका रिलेशन इस ए क्रॉस ए का हिस्सा है? हाँ भैया, ए ए एंड बी सी दोनों आ रहे हैं, तो आप लिख दोगे सिंस रिलेशन। अच्छा, यहां लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंस देयरफॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस रिलेशन वन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये सिंस है, देयरफॉर रिलेशन वन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो ये आपका रिलेशन होता है। अब जब आपने रिलेशन का मतलब समझ लिया है, तो रिलेशन का मतलब समझने के बाद अब रिलेशन के कुछ टाइप्स आप समझना। तो सबसे पहला आपको रिलेशन के टाइप्स में आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, एमसीक्यू में आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, मेहनत करिएगा ध्यान से। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, आप याद रखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, एक बात, ठीक है, आपने देखा होगा आप ऐसा ए बनाते हैं, आपने देखा होगा कई जगह ऐसा लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल द एलिमेंट्स, फॉर ऑल द वैल्यूज। इसका मतलब होता है फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द एलिमेंट्स, फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द एलिमेंट। या आप फॉर मत बोलो, ऑल द वैल्यूज, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द वैल्यूज, ऑल द एलिमेंट्स। इस साइन का मतलब ये ऑल द वैल्यूज, ऑल द एलिमेंट्स। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब समझिएगा। मान लीजिए टीचर ने आपको एक सेट दे दिया 1,2,3, ठीक है। आपको पता है अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, याद रखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल द वैल्यूज, मतलब यहां जितना है सबका रिफ्लेक्शन मौजूद होना चाहिए। मतलब 1 के साथ 1 तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन, 2 के साथ 2 तो 3 के साथ 3। याद रखना कोई भी एलिमेंट सेट का छूटना नहीं चाहिए, ये कंडीशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए होती है, ठीक है। ऑल द वैल्यूज, अगर आपको एग्जाम में आ गया व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज दैट टाइप ऑफ रिलेशन in which all the values of set must have the reflection in the relation. All the values of set must have the reflection in the relation. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ये भी याद रखिए ये सबसेट होना चाहिए किसका? ए क्रॉस ए का। वो तो बट ऑब्वियस होगा ही, अगर हम ओरली निकाल लें ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3, तो उसका ये हिस्सा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव का एक सबसे अहम बात जो बच्चा हमेशा घूम जाता है वो ये है कि क्या भैया सेट के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए? हाँ, ऑल द वैल्यूज, दैट्स व्हाई ये बात याद रखेंगे, ऑल द वैल्यूज। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक दो और आप उदाहरण लेंगे, फिर अपन बात करेंगे, फिर अपन आगे की बात करेंगे। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ये दे दिया आपको 2 3 4 और 5, और टीचर ने बोला रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। याद रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज for all the values of set A must have their reflection। तो आप
आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना लेंगे 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबका रिफ्लेक्शन मौजूद होना चाहिए। 2 का है तो 2, एलिमेंट 2 है तो 2 के साथ 2 होना चाहिए, ऑर्डर पेयर 3 के साथ 3, लेकिन याद रखना ऑल द वैल्यूज, ठीक। ओके, दूसरा धीरे धीरे बढ़ रहा हूं आगे, दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट ऑल द वैल्यूज, इट इज ओनली फॉर, याद रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन फॉर रहता है। फॉर मतलब कुछ पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर हैं। फॉर मतलब इसमें भैया क्या, सेट के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक होने चाहिए? नहीं। मतलब भैया उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1, 2 और 3, मेहनत करिएगा। और मैंने आपसे बोला पहले बनाइए आप रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव बना लेंगे 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैंने 1, 2 ले लिया तो फिर मुझे उसका उल्टा 2,1 भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सारों के लिए नहीं है, समझ रहे हैं आप? अगर मैं ये 3 ना भी दूं आपको और बोल दूं कि भैया बताओ ये सिमेट्रिक है, तो आप बोलेंगे हाँ। इट इज फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, जो पर्टिकुलर वैल्यूज आपको दी हैं। सिमेट्री सारों के लिए नहीं। 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तो सबसे पहले हमने शुरू किया, थोड़ा स्पीड रखूंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऑल द वैल्यूज, याद रखना ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट। और ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन इज फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सेट, फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सेट। तो अगर एक सेट अगर मैं आपको दे दूं छोटा सा ए, बी और सी, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने बोलूं, तो आप बना दोगे, सारे आएंगे ए, बी, बी, सी। ओके, अब आप सिमेट्रिक रिलेशन बनाने बोलोगे, तो मैंने आपको बोला फॉर अ पर्टिकुलर, है ना, तो आप ए बी हो और फिर उसका उल्टा बी ए, याद रखना फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, सबकी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बंदा भी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ए का उल्टा भी ए ही है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अच्छे से समझिएगा, ए का उल्टा, क्योंकि ए बी का उल्टा होना चाहिए बी, यहाँ पे भी बी का उल्टा बी और बी, सी का उल्टा सी और सी। तो ये टाइप का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो अभी आपने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बाद तीसरे रिलेशन पे आ जाते हैं। याद रखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, है ना। और सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको एक बताया, फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सेट, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू। रिफ्लेक्सिव इज, याद रखिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट, ऑल द वैल्यूज दिस साइड, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट। और सिमेट्रिक फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सेट। अब आ जाइए तीसरा रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ध्यान से देना है आपको। आइए, सेट ए है 1, 2, 3। ओके, आपके पास रिलेशन है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1, 2 है और 2, 3 है, तो 2, 2 कट के आ जाएगा 1, 3। अगर 1 और 2 है और 2 और 3 है, तो 2, 2 कट के आ जाता है 1, 3। याद रखना, 1, 2 है और 2, 3 है, तो 2, 2 कट के आ जाएगा 1, 3। ये ट्रांजिटिव है। ये इतना इजी नहीं है बच्चों, बहुत यहाँ कभी कभी ट्राइवल सोल्यूशन भी आता है। ट्राइवल मतलब, ट्राइवल वर्ड तब यूज होता है जब हम बात करते हैं कॉमन सेंस। हम बोलते हैं कॉमन सेंस से आंसर है, कॉमन सेंस। ट्राइवल मींस कॉमन सेंस। ये तो होएगा ही होएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राइवल, TRIVIAL। तो हम ये वर्ड इसलिए मैथ्स में कुछ मैथमेटिशियन यूज करते हैं कि उनको लगता है यार ये तो कॉमन सेंस है, ऐसा होगा ही। तो ट्राइवल, ठीक है। अभी आप ट्रांजिटिव रिलेशन पे आइए, 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 है। अगर कोई सेट में तीनों रिलेशन मौजूद हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो सेट कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो सेट कहलाता है इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखिए वो सेट कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई सेट में अगर आपको पता चला, मैंने बताया किसी सेट में अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तैयार हो जाइए एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक? ओके, पहले आपको इतना क्लियर हो गया है अच्छे से सभी को, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। रिफ्लेक्सिव याद रखना, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है? सिमेट्रिक फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, ट्रांजिटिव भी फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, ऑल के लिए नहीं है ये, फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। अब कुछ आपको मेरे साथ कुछ जेडबलई की चीजें रटनी है। जो जेडबलई में आता है उससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पटक दिया जाता है ना? तो वो आपको अच्छे से मेरे से समझ लीजिए। मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है, एक सेट ए है, ठीक है? और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पी। समझना बच्चों, नहीं आए तो बोलते ना नहीं, मतलब गिन रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट ए में कितने हैं? पी। अच्छा, आपके पास एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो है बच्चों क्यू। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? क्यू। और ए में कितने हैं? पी। तो आपको पहले तो ये बात अपने, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, 10 इसमें, 5 इसमें, 15 इसमें, 20 इसमें, मैं 2 सेट का आपको लेके इसलिए बता रहा हूं। अगर 12th की बात करूं तो एक ही सेट रहता है 12th में, तो एक ही सेट, तो दूसरा, पहला भी ए रहेगा, दूसरा भी ए। खैर आप अपने दिमाग में याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो आपके पास क्या है? एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? पी। और आपके पास एक सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? क्यू। देन टीचर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे ना? रिलेशन मतलब आप समझ गए ना, रिलेशन R1 R2 R3। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बनेंगे 2 टू द पावर p इंटू क्यू। याद रखेंगे अपने दिमाग में। अगर आपके पास एक सेट है ए जिसमें 5 एलिमेंट है, दूसरा सेट है बी जिसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बनेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 4। याद रखिए अपने दिमाग में, किसी भी कोने में इसको घुसेड़ लीजिए, एमसीक्यू की तैयारी भी करिए। ठीक, अगर let us consider a set A which has p element, let us consider a set B which has q element, then the number of relation from A to B, number of relation from A to B is 2 to the power p into q, and the number of relation from B to A will be 2 to the power q into p। बात वही हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इंटू में तो सब चलता है, आपको ध्यान रखिएगा। Okay, there are two sets. There are two sets. हाँ, ये दोनों कंसेप्ट 11वीं के हैं, लेकिन 11वीं की चीजें आपसे पूछ लेता है। आपने फिजिक्स पेपर में देखा, पूछ लिया, केमिस्ट्री में अगर आपने देखा तो 11वीं के 2 सवाल आए हैं आपको। खैर आपने वो छोड़ दिए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक? तो इसलिए तो there are two sets. Number of element in set A are P, number of element in set B are Q. Then the number of relation from A to B आपके रहेंगे 2 to the power P into Q, and the number of relation from B to A रहेंगे 2 to the power Q into P। अब ये 12th का आ गया। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A, तो आपको पता है P इंटू P 2 टू द पावर P स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही सेम सेट है, तो P और Q तो P रहेंगे। नहीं समझ आया? ओके ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम B टू B आपको रहेंगे क्या? 2 टू द पावर Q स्क्वायर। नहीं आया समझ में आपको? फिर से आप एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए। ओके, मान लीजिए लेट अस कंसीडर अ सेट A which has P element and there is a set B which has Q element, then the number of relation from A to B 2 to the power PQ, number of relation from B to A 2 to the power QP, number of relation from A to A 2 to the power P square, number of relation from B to B 2 to the power Q square।
इसका मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, ये वर्ड अभी आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। number of non-empty relation from A to B, number of non-empty relation from A to B 2 to the power PQ minus 1। ये non-empty relation क्या है, अब आऊंगा आगे तो आपको इस वर्ड का मतलब क्लियर है। non-empty relation मतलब कोई भी रिलेशन छूटा नहीं है। खैर अब आगे जब आएगा तो पता चलेगा, तो ये आप अभी अपने दिमाग में रखिए। वापस आइए, ओके, लेट अस कंसिडर टू सेट्स। Set A has P element, set B has Q element. The number of relation from A to B 2 to the power PQ, number of relation from B to A 2 to the power QP, number of relation from A to A 2 to the power P square, number of relation from B to B 2 to the power Q square। याद रखिए, number of relation, number of non-empty relation from A to B तो 2 to the power PQ minus 1। तो दिमाग में रखिएगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको ये, अब मैं जो रेड पेन से आपके सामने करूंगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार शुरू से आऊंगा फिर। देखिए हमने शुरू किया रिलेशन, हमको पता है कोई रिलेशन कब होता है, जब आपका रिलेशन, याद रखिए बेसिक्स ऑफ रिलेशन, सबसेट हो किसका, ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का। ये आपको याद है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स उल्टा ए, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स के लिए रहेगा, मतलब एलिमेंट्स जितने भी सेट में है सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन में ए कॉमा बी है तो फिर बी कॉमा ए होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट्स। और ट्रांजिटिव भी क्या रहेगा फॉर पर्टिकुलर, ए कॉमा बी है फिर बी कॉमा सी है, बी बी कट गया, क्या आ गया, ए कॉमा सी। फिर हमने एक बहुत अहम चीज आज सीखने जा रहे हैं जो एमसीक्यू में काम आ रही है, हमको वो रट लेना है कि if there is a set A which has P element and there is a set B which has Q element, then number of relation from A to B 2 to the power PQ, number of relation from B to A 2 to the power QP, number of relation from A to A 2 to the power P square, number of relation from B to B 2 to the power Q square, number of non-empty relation from A to B तो वो हो जाएगा 2 to the power P into Q और बाहर दूर में -1। ओके, अब ये चीज देखिएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक सेट दे देगा, बोलेगा बताओ इस, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने, एक सेट दे देगा और बोलेगा आपसे कि बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके सामने, ठीक है, पहले आपको बता देता हूं फिर क्वेश्चन रीड कर। तो अगर आपको कोई सेट दे देगा और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताओगे। अब वो ऐसे ही आपसे पूछता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, और ऐसे ही आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू में नंबर ऑफ ट्रांजिटिव। पहले तो आप ये दो दे, ठीक है, ठीक है, होपफुली यहां तक एक बार आपसे पूछूं तैयार, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आप बता रहा, नंबर ऑफ, व्हाट आर द नंबर ऑफ relation from A to B if A contains 2 elements and B contains 3 elements। हाँ, 2 to the power 6 है, ठीक है। Okay, number of non-empty relation from A to B if A contains 4 elements and B contains 5 elements। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। आप, ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A या for A which has 3 element, ठीक है। तो ऐसे आप एमसीक्यू में कर सकते हैं। बात समझ आ गई आपको अच्छे से, पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू सेट्स, ठीक है, ए एंड बी। सेट ए कंटेन्स पी एलिमेंट, सेट बी कंटेन्स क्यू एलिमेंट। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, आपको पता है a to b 2 to the power pq, number of relation from b to a 2 to the power qp, number of relation from a to a 2 to the power p square, number of relation from b to b 2 to the power q square, number of non-empty relation from a to b 2 to the power pq minus 1, number of reflexive relation equals to
2 to the power n into n minus 1 number of reflexive relation equals to 2 to the power n into n minus 1 number, ये याद कर लो बच्चों, number of reflexive relation 2 to the power n into n minus 1 number of reflexive relation 2 to the power n into n minus 1 number of symmetric relation, बस यहाँ प्लस लगा देना, divided by 2 n into n plus 1 divided by 2 number of symmetric relation 2 to the power n into n plus 1 divided by 2। हमने अभी इतना अपने दिमाग में रखा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। रिलेशंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा और फिर आज ही हम फंक्शन भी चालू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आप आराम से मुझसे दो दो बार समझिएगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन अपन दो बार लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए लेते हैं पहले क्वेश्चन से चलेंगे आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, अगर आप हड़बड़ाएंगे तो मैथ्स में दिक्कत जाएगी, हड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। हम दो दो क्वेश्चन उठा के वहां ले चलते हैं अपने साथ, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ पूरे ले चलते हैं, तो चलिए मेहनत करिएगा, जरा बैठे मत रहिएगा, मेहनत करेंगे तो आप कर लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और मैं चाहूंगा आप सब आराम से पहले भैया से समझिएगा, हो सकता है ये एमसीक्यू में भी आ जाए, हो सकता है ये सब्जेक्टिव भी आ जाए, है ना। मेहनत करिएगा। बोलता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट बी, एक सेट है, कोई कोई भी एक सेट है बी, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट बी, एक सेट है बी और कोई भी एक सेट है बी, मतलब भैया मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये है कि आपको कोई भी एक सेट दिया है बी, कोई भी एक सेट दिया है बी, ठीक है भैया, आपको कोई भी एक सेट दे दिया बी, मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा। और रिलेशन बोलता है आर इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस टू, और जो इस पे रिलेशन दिया है आर इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉमा बी सच दैट, आपको बोला गया कि a इक्वल्स टू बी माइनस टू, और आपको बोला a इक्वल्स टू बी माइनस टू, एंड आपको बोला b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है भैया, ठीक है। और यही आपको बोलता है, फिर आपको बोलता है, फिर आपसे पूछता क्या है, देख ये जो रिलेशन है, ये जो आपको रिलेशन दिया है, ये रिलेशन जो आपको दिया है, ये रिलेशन जो आपको दिया है, इस रिलेशन के अंदर इनमें से कौन कौन आ रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर दे दी, तो बोला ये जो रिलेशन है आपके पास, ये रिलेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर होंगी, उस ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर आ रही हैं। क्वेश्चन समझ आ गया, ये रिलेशन समथिंग होगा, ऐसे ही कुछ होगा ना, 2,4 5,8 ऐसे ही समथिंग समथिंग हो, तो बोलता है ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसमें कौन सी ऑर्डर्ड पेयर इनमें से आ रही है, तो कैसे करना है, आइए सबसे पहले अपना रिलेशन कॉपी कर लीजिए। ए बोलता है b माइनस टू, ए आपको बोल रहा है b माइनस टू, ठीक है। अगर आप 2 को यहां ले आएंगे तो आप बोलेंगे a प्लस टू इक्वल्स टू b, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आपको पता चल रहा है कि ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच की दूरी 2 है, मतलब ए अगर 2 है तो बी, अगर ए 2 है तो बी 2 नहीं होगा, बी हो जाएगा 2 प्लस 2 4, अगर ए 4 होगा तो बी कितना हो जाएगा 6, है ना। और आपको पता है बी हमेशा क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए, बी हमेशा 6 से बड़ा आना चाहिए, आपको बोलता है बी होना चाहिए 6 से बड़ा। अब आप बोलोगे ठीक है भैया, है ना, आप लेकिन आपको ये पता चल गया कि ए और बी के बीच की दूरी है 2, तो अब अगर आप ऑप्शन पे आएंगे तो आपको पता है, अगर आप दिमाग लगाएंगे ए और बीच की दूरी है 2, तो ए और बी के बीच की दूरी 2 एक यहां पे
आ रही है और एक यहां पे आ रही है, लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि जो बी है वो है 4 और क्वेश्चन में बोलता है बी कितना बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा। मतलब डेफिनेटली आपका आंसर यही होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी है 2 और बी आपका 6 से बड़ा है। तो आपको मिल गया, आप टिक लगाएंगे और आगे। बात समझ आई आपको? फिर से समझाऊं कि आ गई बात समझ में? पक्का आ गई? ठीक है। क्या कह रहा था क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन ये कह रहा था भैया आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें a इक्वल टू बी माइनस 2 है और b होना चाहिए 6 से बड़ा, तो आपने इधर ले आए। अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है बताओ इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, ये रिलेशन के अंदर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। तो आपको ये तो पता चल गया a और b के बीच की दूरी होगी 2, ठीक है। तो क्योंकि a में 2 प्लस कर रहे हैं तो b आ रहा है, मतलब दोनों का मतलब या तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी 2, या तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी 2 है। लेकिन साथ में एक चीज और क्या बोल रहा है कि आपका b क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। ये अगर आंसर ले लेंगे तो b तो आपका 4 है, 6 से बड़ा है ही नहीं, लेकिन ये आंसर लेंगे तो b आपका 6 से बड़ा है। ये क्यों नहीं ले सकते अपन आंसर? क्योंकि इनमें बीच की दूरी 2 नहीं है। बात समझ आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, मेहनत करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, आराम से अंडरस्टैंड करिएगा तो समझ आएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है आपके एक सेट है 1, 2, 3। आप भी वो सेट लिख लें 1, 2, 3। अच्छा, चाहे तो ऑर्डर्ड पेयर भी बना ले, मतलब ए क्रॉस बी भी बना ले, वैसे काम नहीं आता, लेकिन ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ, सॉरी ए क्रॉस ए, वैसे काम नहीं आता, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। याद रखना आपका रिलेशन उस ए क्रॉस ए का क्या होना चाहिए, सबसे, है ना। अब आपको एक रिलेशन दे दिया, बोला रिलेशन क्या है 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, लिख लेते हैं। तो रिलेशन आपको दे दिया 1, 1, फिर दे दिया आपको 2, 2, फिर आपको दे दिया 3, 3, एक आपको दे दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर दे दिया 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। तो 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। आपसे बोला बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है। डायरेक्ट मत जाना कभी भी, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव सोचना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट, हाँ भैया रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। मना ये मतलब ये ऑप्शन काट दो और ये ऑप्शन काट दो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है। नहीं समझ आया आपको? कैसे पता चला रिफ्लेक्सिव तो है? क्योंकि सेट में 1, 2, 3 है, आपको पता है ऑल द एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक नहीं इसलिए है क्योंकि 1, 2 का 2, 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अभी ये अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो 1, 2 है, 2, 2 कट गया 1, 3, तो ट्रांजिटिव तो है ना, तो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो अब हम कौन से ऑप्शन में टिक लगाएंगे? ठीक है, हम पहले में ही लगाएंगे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बोल रहा है, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव है। नहीं आया समझ में? पक्का? कैसे पता चला आपको? पहले आपको रिफ्लेक्शन देख लेना है, सबका रिफ्लेक्शन मौजूद था क्या? 1, 1 हाँ, 2, 2 हाँ, 3, 3 हाँ, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1 मौजूद नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो काट दो और ये भी काट दो। समझ में आ गया? अब रिफ्लेक्सिव के पास क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका तगड़ा हो रहा है। अब ये बोलता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है ये, 1, 2 है, 2, 2 कट गया 1, 3, मतलब ये ऑप्शन भी आपका कट गया। नहीं आया समझ? ऐसे आपको एमसीक्यू करने पड़ते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चलिए अगले क्वेश्चन। मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था नॉन एम्प्टी सेट। देखिए नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और क्वेश्चन करते वक्त कोई भी सेट में चीजें नंबर में नहीं दी, बल्कि कुछ रिलेशन दे दे,
ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, उस टाइप के सेट को आप बोलते हो नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए तो कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट। सेट 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 समझ रहे हैं, रिलेशन नहीं, सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है भैया, हमारे पास एक सेट है जिसमें कौन है, चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। तो हम लिख लेते हैं भैया, चिल्ड्रंस है भैया क्या, फैमिली के इस सेट के अंदर। ठीक है, अब हमको रिलेशन क्या दिया हुआ है वो पकड़ते हैं, मेहनत करिएगा। हमको रिलेशन दिया हुआ है, अच्छा ए आर बी का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा ये कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, आप ऐसे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, बात वही रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, स्मॉल लेटर लिखना, ओके। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, रिलेशन बोला है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ, ए इज हटा देते हैं, ब्रदर ऑफ बी। ठीक है भाई, तो हमको पता करना है ये कौन सा है। हम सबसे पहले चालू करते हैं किससे, रिफ्लेक्स। ठीक है, हमको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितने बच्चे हैं सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अपने आप को ही अपना भाई मानूंगा, है ना। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, होगा ही होगा। ये देखिए ये हो गया ट्राइबल चीज, कॉमन सेंस। ठीक है ना, मतलब मानना पड़ेगा यार, ए इज अ ब्रदर ऑफ ए। तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो भैया ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए कॉमा ए बी है, बी कॉमा बी बी। क्योंकि अगर ए इज अ ब्रदर ऑफ बी है तो कॉमन सेंस ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, देखिए मेहनत करिए, सिमेट्रिक आपको बोलता है ए इज अ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो अब लोग बोलेंगे यार बड़े भाई, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी तो कॉमन सेंस की बात है, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए तो वो झंडू लोग कहलाते हैं। ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है उसका लिंग क्या है ना, आपको पता है वो लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़की निकल आई तो, अगर वो लड़की निकल आई तो, इसीलिए फिर से समझो, ए, ए बी का भाई है। अगर बी लड़की है, ठीक है, अगर बी लड़की है तो भी ए बी का भाई है। लेकिन क्या बी ए की भाई है, नहीं ना, बी तो ए की क्या है, बहन। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, क्योंकि ये हो गया ऐसा, क्योंकि आपको उनका वो ही नहीं पता था, जेंडर ही नहीं पता। तो कई लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, मतलब भैया ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात समझ आई क्या है, यहाँ पे बोलता है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, हाँ भैया ठीक है। ए मतलब ए ब्रदर है, मतलब ए तो पक्का क्या है, लड़का है। ए तो पक्का क्या है, मेल है, क्योंकि ए ब्रदर है, ब्रदर है मतलब ए क्या है, लड़का। लेकिन बी का तो पता ही नहीं कि लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ बी तो फिर तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक, लेकिन अगर लड़की हुई बी तो बी तो फिर ए की क्या कहलाएगी, बहन। लेकिन हमको कुछ दिया नहीं तो हमें वो कंडीशन लेनी पड़ेगी, मतलब भैया ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, नहीं आया बच्चों समझ में, ओके। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, हम ले लेते हैं लेट बी इज ब्रदर ऑफ सी। अगर ए ब्रदर है बी का और बी ब्रदर है सी का, तो डेफिनेटली ए ब्रदर होगा सी का। समझ आया। अब इसको सिस्टर से भी ले लेंगे तो भी आ जाएगा, सिस्टर से ले, फिर से देखना, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो डेफिनेटली ए भी सी का भाई होगा। हम अगर सिस्टर से ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, तो डेफिनेटली बी इज अ सिस्टर ऑफ सी,
समझ आ गया। तो ए और सी में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, या तो ब्रदर या तो सिस्टर का होगा ना कुछ, मतलब ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। तो देख लेते हैं भैया, कहा गया, यहाँ पे दिया सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो है, आपको पता है, तो यहाँ तो आप इसको काट देंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव का कोई रोल कॉल नहीं दिया। ठीक है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया समझ। इस तरीके से आपको सोच सोच के करना। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकते, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, और वो आप याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मेहनत करिएगा। आ गया वही क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, है ना। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको पता है, ठीक है ना, 2 to the power n into n माइनस। अच्छा, n मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, समझ रहे। तो आइए जरा अब उस सवाल की ओर चलते हैं, हम सब मेहनत करते हैं। आइए, तो आपसे बोलता है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, कितने रिफ्लेक्सिव पॉसिबल इन अ सेट ए whose na equal नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है, फॉर्मूला है 2 to the power n into n minus 1। तो 2 to the रिफ्लेक्सिव पूछा है, याद रखिए। ठीक है, और n आपके पास कितना है 3 into 3 minus 1। तो 2 to the power 3 into 2, तो आ गया 2 to the power 6। लगा ले टिक और बड़े। नहीं आया समझ में, इतनी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप वो याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन के लिए हाथ ऊपर करें। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर देयर इन सेट ए। आइए अब आपको ये सिखाता हूं। नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस। आपको पता है इक्विवेलेंस क्या होता है? पक्का, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है, और जो ट्रांजिटिव भी होता है। जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है, जो ट्रांजिटिव भी होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पता लगाया जाता है, आइए देखते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पता लगाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग का लेवल का ट्रिक बता रहा हूं, बेल्स ट्राइंगल। मेहनत करिएगा, आराम से समझिएगा, कोई कोई जल्दी तेज भागने की जरूरत नहीं। ये मैं आपको 6 बार सिखाऊंगा। बेल्स ट्रायंगल, जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आपको ये बनेगा। तो हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है बेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आप इसको जरा ध्यान पूर्वक एक एक चीज समझ। मान लीजिए, पहले आप याद रखिए, मान लीजिए आपके सेट में एक एलिमेंट है, सेट के अंदर एक एलिमेंट, या सेट के अंदर 2 एलिमेंट, या सेट के अंदर 3 एलिमेंट, या सेट के अंदर 4 एलिमेंट। मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर आपके पास कितना एलिमेंट है, एक। आपके पास अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो याद रखना इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक ही बनेगा। इक्विवेलेंस, अगर एक एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपका एक बनेगा। अगर आपके सेट में एक एलिमेंट है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक ही बनेगा। अब आप क्या करना, ध्यान से सुनो, होपफुली आपको ये समझ आए। ये जो 1 है, ये वाले 1 को फिर से यहां कॉपी कर दिया आपने, ये वाले 1 को फिर से यहां कॉपी कर दिया, देख लिया। कौन से वाले 1 को, यही वाले 1 को फिर से कॉपी कर दिया। फिर से आपको एक बार शुरू से बताता हूं, आप सीख रहे हैं बेल्स ट्रायंगल।
आपके पास सेट में एक एलिमेंट है, सेट में दो एलिमेंट है, सेट में तीन एलिमेंट है, सेट में चार एलिमेंट है। अगर आपके पास सेट में एक ही एलिमेंट है, अगर आपके पास सेट में एक ही एलिमेंट है, जैसे आपका ये सेट है, इसमें आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो याद रखना इक्विवेलेंस रिलेशन भी कितना बनेगा, एक। अगर आपके सेट में एक एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक बनेगा। अब इस वन को ध्यान से सुनना, यहां कॉपी कर दिया, इन दोनों को ऐड करके लिख देना। कितना आ गया, 3। कितना आ गया आपके, सॉरी 2। कितना आ गया आपके पास, 2। कितना आ गया आपके पास, 2। मतलब अगर एक सेट, इनको ऐड करना, अगर एक सेट में दो एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, एक एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है, 1। दो एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है, 2। होपफुली यहां तक समझ आया। फिर ये जो आपके पास 2 आया है, इस 2 को इस 1 के नीचे कॉपी कर लेना। कौन सा वाला, ये वाला 2। आपने क्या किया, किसके नीचे कॉपी किया, 1। ठीक है, अब 1 प्लस 2 किया, कितना आ गया, 3। छोड़िएगा नहीं, 2 प्लस 3 किया, कितना आ गया, 5। मतलब सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 5। कैसे ऐड कर रहा हूं, इसको बेल्स ट्रायंगल कहते हैं। आइए वापस देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके पास सेट में एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, चार है। अगर सेट में आपके पास एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी कितने बनेंगे, 1। ठीक है, अब इस ये जो 1 है, ये जो रिलेशन आया इक्वल, इसी को नीचे कॉपी कर लेना। कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इन दोनों को क्या करके ऐड करके लिख देना। कितना आ गया, 2। मतलब अगर सेट में दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 2। इतना आया। अब ये जो 2 आया, इसको कॉपी करना इस 1 के नीचे किया, इन दोनों को किया आपने ऐड, कितना आ गया, 3। करा आपने 3, होपफुली समझ आया। अब ये 3 और 2 को ऐड किया, कितना आ गया, 5। मतलब अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 5। अब इस 5 को आपने कॉपी किया यहां, 2 और 5 को ऐड किया, कितना आ गया, 7। 3 और 7 को ऐड किया, कितना आ गया, 10। 10 और 5 को ऐड किया, कितना आ गया, 15। मतलब अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 50। इसी को कहते हैं बेल्स ट्रायंगल। जिसने बेल्स ट्रायंगल सीख लिया वो यूं कर लेगा एमसीक्यू। आइए वापस देख रहे हैं कैसे ऐड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 बार बताने के बाद तो आप बताना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ा हायर लेवल स्टडीज का है, लेकिन ये काम आ जाता है। ये इंजीनियरिंग में टॉपिक होता है M2, उसमें ये होता है। तो आपको बनना चाहिए बेल्स ट्रायंगल। आप देख रहे हैं बेल्स ट्रायंगल। अगर आपके पास सेट में एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, चार है और पांच भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है। अगर सेट में एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा, 1। इस 1 को कॉपी करना, कर लिया। इस 1 में 1 जोड़ना, कितना आ गया, 2। आगे जुड़ेगा नहीं। अगर सेट में दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2। अब इस 2 को कहां कॉपी करना, इसके नीचे। इन दोनों को जोड़ना, कितना आ गया, 3। अब जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5। अगर आपके सेट में तीन एलिमेंट हैं तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है 5। अब इस 5 को कहां कॉपी करना, यहां। कर लिया। 2 में 5 जोड़ना, कितना आ गया, 7। 7 में 7 जोड़ना, कितना आ गया, 10। 5 में 10 जोड़ना, कितना आ गया, 15। अगर सेट में चार एलिमेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 15। इस 15 को यहाँ कॉपी कर लेना। 5 में 15 जोड़ना आया, 20। 20 में 7 जोड़ना आया, 27। 27 में 10 जोड़ना आया, 37। 37 52 जोड़ना आया, 52। तो अगर 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 52। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेल्स ट्रायंगल। लोग इसको याद कर लेते हैं, अभी एक रिलेशन है, एक दो दो तीन, लेकिन ये एग्जाम में याद नहीं रहता, इसलिए बना लो बेल्स ट्रायंगल तो बहुत अच्छा रहता है। एक बार और आप चेक कर लें, फिर अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेल्स ट्रायंगल,
अगर आपके पास सेट में एक एलिमेंट है, सेट में दो एलिमेंट है, सेट में तीन है, सेट में चार है, सेट में पांच है। अगर सेट में एक एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनेगा वन। ठीक है, अब इस वन को इसी वन के नीचे कॉपी कर। अब इन दोनों को जोड़ लेना, आ गया टू। आगे तो कुछ है ही नहीं जोड़ने का। सेट में दो एलिमेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन टू। इस टू को यहाँ कॉपी कर लेना, वन में टू जोड़ना आया थ्री, टू में थ्री जोड़ना आया फाइव। तो अगर आपके पास तीन एलिमेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइव, इस फाइव को नीचे कॉपी करना। टू में फाइव जोड़ना आया सेवन, थ्री में सेवन जोड़ना आया टेन, फाइव में टेन जोड़ना आया 15। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर है तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 15। इस 15 को यहाँ कॉपी कर। 5 में 15 जोड़ना 20, 20 में 7 जोड़ना 27, 27 में जोड़ना हो गया 37, 37 15 जोड़ना हो गया 15। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 15। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे बोलता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। लोग बनाते बनाते पागल हो जाते हैं एमसीक्यू में। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर देयर इन द सेट ए 1 2 3 4। तो बना लो आप, 2 मिनट में बना लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 3 4। तो अगर आपके पास एन वन है, फिर एन टू है, नंबर ऑफ एलिमेंट तीन, कहां तक बनाना है? चार। चार ही एलिमेंट है, आपको पता है तो तीन। वन है तो आपने वन, एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन, इस वन को आपने कॉपी किया, वन प्लस वन हो गया टू। फिर इस टू को आपने कॉपी किया, वन प्लस टू हो गया थ्री, टू प्लस थ्री हो गया फाइव। फिर इस फाइव को आपने क्या किया? कॉपी किया। किया ना बच्चों? टू प्लस फाइव हो गया सेवन, थ्री प्लस सेवन हो गया टेन, फाइव प्लस टेन हो गया 15। आंसर में ऑप्शन में 15 टिक लगाओ, आगे। नहीं आया? इस तरीके, जरूरी नहीं है कि आपको चार ही दे दे, पांच भी आपको टेस्ट कर सकता है वो, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, होपफुली आपको समझ आया। इसी को आप कहते हो बेल्स ट्रायंगल। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। लेके चलते हैं इसको अपन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। और ठीक है, यहाँ तक हो गया अपने पास। चलिए, हाथ ऊपर करिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल? नंबर ऑफ एलिमेंट है थ्री। हाथ ऊपर। याद रखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन टू टू द पावर n इंटू एन माइनस वन। तो करिए, तो टू टू द पावर n इंटू एन माइनस वन, तो आपका आंसर आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव था ना बच्चों। तो टू टू द पावर एलिमेंट कितने थे? थ्री इंटू थ्री माइनस टू टू द पावर थ्री इंटू टू, टू टू द पावर सिक्स। तो आपका हो गया टू टू द पावर सिक्स यहाँ पे आपका ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ यूक्लिडियन प्लेन। ये सब फालतू की बात है, सेट ऑफ ट्राइंगल है, प्लेन मेन मत भूलिए। बहुत सारे ट्राइंगल, मतलब सेट क्या है? बहुत सारे ट्राइंगल। तो सेट ए लिख लेते हैं, क्या है? ऑल ट्राइंगल्स। और रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेशन बी, ए एंड बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। रिलेशन दिया है कि भैया ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। आइए सब टेस्ट कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्स। तो याद रखिए, हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एंड बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो भैया रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी है, क्यों भैया? क्योंकि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी तो बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए। तो ए बी भी है, बी बी ए बी है ना। अब ट्रांजिटिव, तो आपको पता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, हम ले लेते हैं लेट।
B इज कॉन्ग्रेंट टू C, तो B भी कट गया, आ गया A इज कॉन्ग्रेंट टू C, तो A भी है, B भी है, C तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस है, तो लगा लेते हैं टिक। नहीं आया समझ? ये तो सड़ा सा था, ये पीनट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें दम नहीं था, पहले भी ऐसा कर चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब हमारा टॉपिक चालू होता है फंक्शंस पे। अब हम फंक्शंस पे आ रहे हैं। रिलेशंस में आपने देखा, अभी हमने जितना भी किया आपको सॉलिड आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, ठीक है ना? तो चलिए हम पहुंचते हैं फंक्शन पे। आइए, बेल्स ट्राइंगल क्लियर है सब? मेहनत करिए। देखिए, आपके पास एक सेट है ए, आपके पास एक सेट है बी, ठीक है? मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड एन एन, इसमें है पी क्यू आर एस टी। देखिए, कोई भी फंक्शन फंक्शन तभी कहलाता है जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सेट बी का एलिमेंट छूट जाए मतलब नहीं है। पहली कंडीशन ये है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ओनली डिफाइंड व्हेन each and every element of set A has image in set B। फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में मौजूद होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन याद रखना, एक आदमी के दो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, एक आदमी के दो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, एक आदमी के दो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, एक आदमी के दो हार्ट नहीं हो सकते, एक आदमी के दो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सेट ए के एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सेट ए के एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, ओके। हाँ, सेट ए में अगर तीन एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट, तीन लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तीन लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तीन लड़कियों का एक पप्पा हो सकता है, तीन लड़कियों का एक पप्पा हो सकता है, लेकिन एक लड़की के दो पप्पा नहीं हो सकते, एक लड़की के दो पप्पा नहीं हो सकते, तीन लड़कियों का एक पप्पा हो सकता है, एक लड़की के दो पप्पा नहीं हो सकते। मेडिकली वैसे हो सकते हैं, मेडिकली नहीं हो सकते, मतलब हम बात करें बायोलॉजिकली, ये दूसरी कंडीशन है। कंडीशन को समझिएगा तो अब आप फंक्शन सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं। आइए देखते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपके पास एक सेट है ए, आपके पास एक सेट है बी, ये मैंने डायग्राम बना रहा हूं कंडीशन वन का। आपके पास एक सेट है ए, आपके पास एक सेट है बी, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं कंडीशन टू का। फंक्शन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तभी पॉसिबल है
जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सबकी इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो सेट ए में एलिमेंट है, जो सेट ए में एलिमेंट है, उन एलिमेंट की दो इमेज सेट बी में नहीं होनी चाहिए। एक आदमी के दो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, एक आदमी के दो हार्ट नहीं हो सकते, एक कंट्री के दो कैपिटल नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तीन लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तीन लोगों का एक जैसा, तीन लड़कियों का एक पप्पा हो सकता है। तो अब डेफिनेशन देने की बारी आती है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ओनली डिफाइंड व्हेन each and every element of set A has image in set B, but single element of set A cannot have two images in set B, but two or more than two element of set A can have same image in set B। फिर से 50 बार बोलूंगा ताकि अगर आ गया व्हाट इज फंक्शन तो फिर आप लिख पाओ, कहीं ना कहीं थ्योरी है चैप्टर में। What do you mean by the word function? A function from A to B is only possible, yet defined. Defined is a good word. A function from A to B is only defined if each and every element of set A had image in set B. ठीक है? The single element of set A cannot have two or more than two image in set B, but two or more than two element of set A can have same image in set B. What do you mean by the word function? A function from A to B is only possible if each and every element of set A has image in set B, but single element of set A cannot have two image in set B, but two or more than two element of set A can have same image in set B, then only it is called a function. Okay. If all this is possible, then the element of set A are called domain, then the element of set A are called domain, then the element of set A are called domain, the element of set B, हिंदी में बात करूंगा, the element of set B which are making the function, ऐसे एलिमेंट जो फंक्शन बना रहे हैं वो रेंज है, मतलब रेंज है 1 2 3 4 5, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सारे एलिमेंट सेट बी के जो फंक्शन बना रहे हैं, जो फंक्शन नहीं भी बना रहे वो कोडोमेन कहलाते हैं। मतलब कोडोमेन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है इतना? फिर से सीखिए। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मन लगा के सीखिए, अगर ये बनेगा तो वो बनेगा। What do you mean by the word function? A function from A to B is only possible if each and every element of set A has image in set B. Okay. But single element of set A cannot have two images in set B. But two or more than two element of set A can have same image in set B. If all this is done, then all the element of set A are called domain. All the element of set B which are making the function are called range, and all the element of set B which are making the function and not making the function are called codomain. Codomain is 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले फंक्शन के टाइप्स पे आ जाते हैं।
पहला होता है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये नाम याद रखना है, और इंजेक्शन। नाम से ही आ रहा है, वन 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 वन। वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। एग्जैक्टली दो लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। हर एक एलिमेंट है जो सेट ए में, उसकी एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। सेट बी छूट जाए, कोई एलिमेंट छूट जाए, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और याद रखना, दो लोगों की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। एक की तो दो होगी तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, एक की अगर दो हो जाएगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन, one one function or injective function or injection is that type of function in which each and every element of set A has exactly one image in set B. One one function or injective function or injection is that type of function in which each and every element of set A have exactly one image in set B. One one function or injective function or injection is that type of function in which each and every element of set A have exactly one image in set B. Then all the elements of set A are called domain, all the elements of set B which are making the function are called range, and all the elements of set B which are making the function and not making the function are called codomain. ठीक है ना? तो ये है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। अब आ जाते हैं इसी से रिलेटेड पहले ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन, ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन में बॉस बना दिया गया है सेट बी को, क्योंकि सेट बी की तवज्जो नहीं हो रही थी अभी तक, आप देख रहे थे सेट बी को जरा तब उसके एलिमेंट छूट रहे थे तो छूट रहे थे, लेकिन ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन में सेट बी को बॉस बना दिया गया है। और ये बोल दिया गया कि भैया सेट ए में तो कोई छोड़ना नहीं। बोलता है सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सबकी प्री इमेज, इसको कहेंगे प्री इमेज, इनको कहेंगे इमेज। सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज, ठीक है, अब ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। सेट बी के सारे एलिमेंट, कोई छूटना नहीं चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज किसमें होनी चाहिए? सेट ए में। और याद रखना सेट बी का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज सेट में ए में होनी चाहिए। ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद होनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो बॉस यहाँ कौन है? सेट बी। अगर मैं आपसे बात करूं, बताइए ये वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन और सॉरी
वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन है? आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूंगा बताइए क्या ये ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन है? तो भी आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि सबकी एक एक है। समझ में आ रहा है? तो ये वन वन फंक्शन और वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन है। हाँ, क्या ये ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन है? आप बोलेंगे हाँ। ठीक है ना मेरी बात? अगर कोई फंक्शन दोनों होता है, मतलब वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन भी है, और साथ साथ ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन भी है, तो उस फंक्शन को फिर बाइजेक्टिव फंक्शन नाम दिया जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन वन फंक्शन और वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन भी हो, और ऑटो फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्शन भी हो। तो जो फंक्शन वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन भी हो, और साथ साथ ऑटो फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्शन भी हो, उस फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? पता ना? बताइए क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं? तो आप जवाब को आपको देना पड़ेगा। तो देने के लिए आप पहले पहला केस, तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन तो है। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन इज दैट टाइप ऑफ फंक्शन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट। तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। Onto function, is this the onto function or surjective function or surjection? Onto function or surjective function or surjection is that type of function in which each and every element of set B has pre-image in set A, लेकिन 49 की नहीं है, इसलिए ये onto function और surjective function और surjection नहीं है। अब दोनों में से एक नहीं है, इसलिए ये bijective function और bijection नहीं है। क्योंकि एक नहीं है तो bijective function और bijection नहीं। बात समझ आ गई? पक्का? अब तीसरा, ये कहलाता है मेनी वन फंक्शन। नाम से ही जान रहे होंगे। देखिए, तीन लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। मेनी वन, समझ में आया? फंक्शन तो है ये, आपको पता है, क्योंकि तीन लोगों का एक जैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो फंक्शन तो है। लेकिन ये वन वन नहीं है, है ना? लेकिन ये वन वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन का नाम मेनी वन फंक्शन। क्या ये ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन है? हाँ, ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन इसलिए है क्योंकि सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद है। समझ आ गया? तो ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या ये है? बताइए, क्या ये ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन? नहीं। कारण आपको बताता हूं, वही कहानी कि यहाँ पे एक की तीन प्री इमेज नहीं हो सकती, एग्जैक्टली होनी चाहिए वन वन। नहीं आया समझ? तो ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन में भी यहाँ जितने हैं सबकी क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली प्री इमेज। इसलिए ये सिर्फ क्या है? मेनी वन फंक्शन। आपको समझ आ गया मेनी वन? अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, और अब आप करने जा रहे हैं फंक्शंस। तो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पता चल चुके हैं। अब आप आइए पहला क्वेश्चन लीजिए, आंखें खुली रखिए, मेहनत करिए, तो आपको बनेगा। नहीं करेंगे तो नहीं। बोल, आपसे बोलता है क्वेश्चन में, एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब पहले आपको रियल नंबर बता देता हूं क्योंकि कईयों को पता नहीं होता। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, रियल नंबर्स। समझिए, याद रखिए बच्चों, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो,
सारे इंटीजर्स वो हो ही गए, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो, मतलब इनको कहते हैं इंटीजर्स। सारे रैशनल नंबर, मतलब पी अपॉन क्यू वाले, 1/2, 2/3, -2/3, ठीक है। सारे रूट वाले नंबर, मतलब इरैशनल नंबर, सारे रूट वाले, इन सबको मिला के बनते हैं रियल नंबर। मतलब कोई तुमसे याद करो, तुम कुछ 10th में प्रूफ करते थे रूट टू इज इरेशनल, तो कौन से चैप्टर में था? रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन आ गए? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, जीरो भी आ गया, मतलब सारे इंटीजर्स आ गए, सारे फ्रैक्शन वाले आ गए, है ना, सारे माइनस वाले फ्रैक्शन वाले आ गए, सारे रूट वाले आ गए, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 17, सब आ गए। याद रखेंगे ये सब। क्या भैया 2 to the power 2/3, भैया ये भी रियल नंबर है, क्योंकि ये भी रूट ही में एक्सप्रेस होता है। बस एक रियल नंबर नहीं होता जब रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने लगता है, ये बस आपका रियल नंबर नहीं। तो रियल नंबर कौन हो गए? तो भैया सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव ले लीजिए, सारे के सारे नेगेटिव ले लीजिए, भैया रूट वाले नंबर्स ले लीजिए, बिना रूट वाले नंबर्स ले लीजिए, और भैया फ्रैक्शन वाले ले लीजिए, फ्रैक्शन वाले माइनस वाले ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके क्या है? रियल नंबर। अगर टीचर आपको बोल दे ऐसा कल को, मतलब वो आपसे बोल रहा है पॉजिटिव रियल नंबर बताओ, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? 1/2 भी आ जाएगा, 2/3 भी आ जाएगा, +√2 भी आ जाएगा, +√3 भी आ जाएगा, प्लस रू बस -√2 नहीं आएगा, माइनस वाले नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, आप जब करो क्वेश्चन तो इनकी बहुत अहमियत है भाई। बोलता है फंक्शन मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर रियल नंबर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन उसने थोड़ा गलत लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूं। अ फंक्शन मैप्स फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल द रियल नंबर्स, मतलब आपका फंक्शन है रियल नंबर, मतलब पहला सेट क्या है? जो पहला गोला है उसमें रहेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, जो दूसरा गोला है उसमें रहेंगे रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब जब आप ऐसा क्वेश्चन करें तो पहला गोला में आपके पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे, और दूसरे गोले में आपके क्या रहेंगे? जो रियल नंबर नेगेटिव वाले नहीं रहेंगे। मतलब उसने आपको घुमाया है, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि नॉन नेगेटिव नहीं रख रहा है। बात समझ आए? तो आपको वो ऐसा पागल बनाने के लिए देता है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन रीड कर आपको बोलता है फंक्शन डिफाइंड बाय f(z)=4z+3। अब आपको बताना है ये क्या है। तो फंक्शन आपको दे दिया f(z)=4z+3। अब देखिए दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसका सब्जेक्टिव तरीका बताऊंगा, क्योंकि ताकि अगर ये सब्जेक्टिव में आ गया तो काम आपका भारी ना हो वहां। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, 3 बार बताओ, टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। कभी भी जब आप वन वन का टेस्ट करें, इंजेक्टिव का टेस्ट करें, इंजेक्शन का टेस्ट करें, तो सबसे पहले आप ले लीजिएगा लेट f(z1)=f(z2), ऐसा लिख लीजिए। z इसलिए कि z x है, तो x। अब f(z1) की वैल्यू, f(z) है 4z+3, f(z) है 4z+3, तो f(z1) हो जाएगा 4z1+3, f(z) है 4z+3, तो f(z2) क्या हो जाएगा? 4z2+3, 3 और 3 कैंसिल, 4z1=4z2, 4 4 भी कैंसिल, z1=z2। अब आपको पता है z1=z2 आ गया आपके पास। z1 किसको बिलोंग करता है? z1 बिलोंग करता है ऑल द रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ऐसा बिलोंग कर रहा है। और Z2 किसको बिलोंग, और अगर मैं यहाँ, अगर मैं पॉजिटिव अलग कर दूं तो फिर यहाँ पे सब आ जाए,
समझ, अगर पॉजिटिव अलग कर दूंगा तो आप क्या बोलेंगे, Z1 बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, मतलब Z1 में आ रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। और Z2 किसको बिलोंग कर रहा है, Z2 बिलोंग कर रहा है ऐसे रियल नंबर्स को जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव। अब आपको पता है Z1 और Z2 आपस में इक्वल है, मतलब यहां आ रहा है एक Z1, यहां आ रहा है एक Z2। Z1 कौन है भैया, Z1 में आपको पता है प्लस वाले भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे। Z1 में कौन आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया Z1 में हम क्या क्या रख सकते हैं, Z1 में हम कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको मैं समझाता हूं, मतलब भैया Z में हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने रख दिया 2, आंसर क्या आ गया, 11। तो 2 रखने से आंसर क्या आया, 11। अब मान लो मैंने रख दिया भैया -3, कितना आ गया आंसर, मैंने मेरा आंसर क्या आ गया भैया, 4 3 12। हाँ, कहाँ +3, सॉरी। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, -9। तो मैंने क्या रखा, -3, तो आंसर क्या आ गया मेरा, -9। आप देख रहे हो, मैं रखता जाऊंगा हर बार सबकी क्या आएगी, एक ही एक इमेज आएगी, है ना। अब अगर मैं रख देता हूं मान लो यहाँ पे √2, तो मैंने रखा √2। तो आप देख रहे हो सबका हर बार क्या आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब इसकी इमेज अलग है, इसकी अलग है, मतलब ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन तो ये है। देखा आपने कैसे मैथमेटिकली ऐसे किया जाता है, और थ्योरेटिकली ऐसे। अगर आपको मैथमेटिकली नहीं करना तो आप थ्योरेटिकली कर सकते हो इस तरीके से, जल्दी जल्दी अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप ऐसे कर लो तो भी अच्छा है। मतलब भैया ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब आप यहाँ पे पहले रख दो क्या, 2, तो आ गया, तो आपने रखा 2, तो 4 × 2 + 3, आंसर क्या आ गया, 11। फिर आप रख दो क्या भैया, -2, तो 4 × -2 + 3, तो f(-2) आ गया -8 + 3, कितना आ गया, -5। तो आपने रखा -2, तो आ गया -5, नहीं आया। फिर आप 1 रखोगे, है ना, फिर अब -1, तो सबकी क्या हो रही है, एक एक इमेज आ रही है, मतलब 1 1 तो है। तो हम 1 1 1 1, ये है 1 1, ठीक है, और ये भी, तो ये दो ऑप्शन को काट देते हैं, 1 1 है, 1 1 है। अब चेक कर लेते हैं, 1 1 तो पता चल गया। अब क्या चेक करते हैं, ऑन्टो है या नहीं, ठीक है। अब ऑन्टो को चेक करना 5 बार सिखाऊंगा मैं। ऑन्टो को कैसे चेक किया जाता है ये देखिएगा, तुक्का मत लगाइएगा, ऑन्टो को चेक करने का तरीका ही टफ होता है। टेस्ट फॉर ऑन्टो, सबसे पहले आप क्या करना, जो भी आपका f(z) था उसको y ले लेना, f(z) को ले लेना y। f(z) कितना था, 4z + 3 = 1, ठीक है। यहां से आप z की वैल्यू निकाल, 4z = y-z = y-3/4। अब y में वैल्यू रखना तो z आएगा, क्योंकि ऑन्टो में उस पर डिपेंड। तो y में रख दिया मैंने 2, रखा 2, 2 रखा, तो कितना आ गया मेरे पास, -1/4। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर ये ऑन्टो नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ कुछ भी रखेंगे तो यहाँ क्या आने चाहिए, सारे पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऑन्टो नहीं आया समझ। मतलब अगर क्वेश्चन में मैं यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव लिख दूं तो ये ऑन्टो नहीं है, और ऑप्शन आपका पहला।
आइए वापस देखते हैं फिर से। कैसा क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से, आपको बोला अ फंक्शन मैप्स फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और यहां पे रियल नंबर्स क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब आप समझ गए ना कि, और आपको फंक्शन दे दिया एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 4z+3। सबसे पहले आपने क्या किया, टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। उसके लिए आपने अपने बना लिए एरो डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव रियल नंबर और यहाँ पे है रियल नंबर जो कि नॉन नेगेटिव, ठीक। तो अब स्टार्ट किया, आपके पास था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 4z+3। यहाँ आपने रखा 1, मतलब यहाँ आपको रखना पड़ेगा 1, तो यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा 1। आंसर क्या आ गया, 7। ये आ गया 7, ठीक है भैया। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये पॉजिटिव है और ये भी चाहिए पॉजिटिव। अब आपने क्या रख दिया, 2, तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया, 4 × 2 + 3, मतलब आ गया 11। 2 रखा तो क्या आ गया 11, है ना। और आप रखते जाओगे आता जाएगा, देयरफॉर इट इज अ वन वन फंक्शन। अब आप दूसरा टेस्ट करोगे, क्या है ये, टेस्ट फॉर ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। अब आप बना लो, जब भी कभी ऑन्टो के लिए टेस्ट करोगे प्रोसेस आपको याद रखना है, क्या करोगे, लेट जो भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ले लोगे वाई, ले लिया एफ ऑफ जेड वाई। एफ ऑफ जेड कितना है आपके पास, 4z+3 इक्वल्स टू वाई। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, z की, तो आपके पास आ गया 4z इक्वल्स टू वाई माइनस 3, z इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4। अब आप यहां वैल्यू किस में रखोगे, y। y में क्या रख सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या रखा आपने y में, 2 रख दिया 2। तो आंसर क्या आया, ये क्या आया, तो 2 - 3 यह आ गया -1/4, जो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे चाहिए क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। तो भैया हाँ, ये ऑन्टो और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन नहीं है। नहीं आया समझ में, तो एमसीक्यू के लिए ऐसा लेके जा सकते, पूछू कौन कौन कर सकता है, हाँ तो मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो कुछ नहीं बताता और आपको दे देता एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 4z+3। अब पहला टेस्ट करते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं, सारे रियल नंबर, टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। ये हो गया रियल नंबर, ये भी हो गया। तो आपके पास है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 4z+3, रख दिया 1, तो आ गया 4 × 1 + 3 कितना आ गया 7। हाँ भैया 7 भी रियल नंबर, 2 रख दिया, तो 2 रखा तो आपके पास आ गया 4 × 2 + 3 मतलब 11। हाँ भैया ये वन वन फंक्शन है। अब दूसरा टेस्ट करते हैं आप, तो आपको पता है टेस्ट फॉर ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। इसके लिए आपको पता है एफ ऑफ जेड को आपको क्या लेना है, हमेशा वाई, कोई भी सवाल आए जरूर लेना। एफ ऑफ जेड आपके पास है 4z+3 इक्वल्स टू वाई, 4z, सॉरी 4z+, तो 4z इक्वल्स टू हो गया y - 3, z हो गया y - 3/4। ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। इस बार यहां पे रखना है वैल्यू क्योंकि ये बॉस है, तो यहां रखा 2, तो यहां के 2 में से दिया आ गया -1/4। हाँ भैया ये भी रियल नंबर है क्योंकि सारे। अब यहां रख दिया हमने 3, 3 तो आपको पता है यहां आ गया 0। हाँ भैया 0 भी रियल नंबर है, तो भैया ये ऑन्टो भी होगा अगर क्वेश्चन नहीं आया। अगले पे चल रहे हैं, ये आपके ऊपर है, जरा मेहनत करिएगा। A relation R is defined on natural number, फिर से A relation R is defined on natural number, जो रिलेशन है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर समझ गए ना? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव आते। जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, जीरो, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आते वापस। A relation R is defined on natural number, एक रिलेशन है जो डिफाइन कर रही है नेचुरल। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ठीक है, मुझे समझाने देना, अपना दिमाग नहीं लगा। ठीक है, आपको पता है रिफ्लेक्सिव है ना? पहला आपसे बोलता है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन x इज ग्रेटर देन y? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? हाँ, अगर इक्वल टू लगा होता तो मान जाता। रिफ्लेक्सिव में दोनों होने चाहिए ना, दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर हम दोनों एक जैसे रखें तो क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं यार, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं आया समझ। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव किसके लिए होना चाहिए? एवरी एलिमेंट। अब यहां बोलता है भैया x प्लस वाई इक्वल टू 10। आप बोल दोगे हाँ हाँ 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, 6 प्लस 6 रख के देखो क्या 10 आएगा? क्या 7 प्लस 7 रख के देखो 10 आएगा? क्या 8 प्लस 8 रख के देखो 10 आएगा? नहीं आएगा। तो भैया ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं। बात समझ आई? आगे बोलता है एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर। बोलता है जो x इंटू वाई है इज अ स्क्वायर नंबर। हाँ बिल्कुल, यही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों को एक जैसा रखना है, और एक जैसा रख के आंसर जो आएगा 4 वो किसी ना किसी नंबर का होगा स्क्वायर। एक जैसा रखना है तो 3 इंटू 3 आएगा 9, और वो किसी ना किसी नंबर का क्या होगा स्क्वायर। एक जैसा रखना है 4 इंटू 4 16, और वो किसी किसी नंबर का क्या होगा स्क्वायर। तो एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। नहीं आया समझ? एक बार और याद रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट के लिए चाहिए। और देखो एवरी एलिमेंट जितने नेचुरल नंबर हैं सबके लिए चाहिए। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, रिफ्लेक्सिव में एक जैसे रखने पड़ेंगे। आप 10 ले लो तो 10 इंटू 10 होता है 100, और 100 इज अ स्क्वायर नंबर। हाँ, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सोचना है, ऐसे आप सोचोगे तो आप आगे बढ़ोगे, एमसीक्यू को रीड करोगे तो आगे। एक बार और देख ले। तो बोलता है भैया x इज ग्रेटर देन y। हमको रिफ्लेक्सिव में दोनों लेने हैं एक जैसे। तो भैया 1 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 2, नॉट पॉसिबल। इक्वल टू आ जाता तो पॉसिबल हो जाता रिफ्लेक्सिव। फिर बोलता है x प्लस वाई आ गया 10। तो भैया आ तो गया भैया 5 प्लस 5 10। हाँ आ गया 5,5, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑल द एलिमेंट्स होने चाहिए, एवरी एलिमेंट होना चाहिए। तो 6 और 6 भी रख के देखो, क्या 6 प्लस 6 10 होता है? नहीं भैया नहीं। आगे बोलता है एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर। मतलब बोलता है जो x इंटू वाई करोगे उसका जो आंसर आएगा वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो x को ले लेते हैं 1, y को ले लेते हैं 1, तो आ गया 1, 1 किसका स्क्वायर है 1। 2 ले लेते हैं 2, तो 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। 3 ले लेते हैं 3, 3 इंटू 3 किसका स्क्वायर है 9, 9 किसका स्क्वायर। तो ये हो गया। नहीं आया समझ में? अगले पे चल रहे हैं। देखो यार बच्चों, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि यार हम थक गए है ना। हमें कौन सी गरज है तुम्हें पढ़ाने की? हमको तो कोई गरज नहीं। लेकिन हम चाहते हैं तुम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाए तो कम से कम मैथ्स में एटलीस्ट 70 के अबव लाके परसेंट इंप्रूव कर सकते, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अगले पे आ जाते हैं, मेहनत करना। सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6। रिलेशन दिया है b इक्वल्स टू a प्लस 1। मतलब पहला सेट भी क्या है 1 2 3 4 5 6। दूसरा तो पहले आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास, पहले अगर आपको सेट दे दिया तो आपकी चांदी हो जाती है। तो आप क्या कर करो, रिलेशन बना दिया। मतलब भैया बता दो 3 4। अच्छा रिलेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन बोल रहा है b इक्वल्स टू a प्लस, यही बोल रहा है। हाँ, तो पहले आप क्या कर लो, रिलेशन बना लो। और एलिमेंट्स क्या है? ठीक है भैया, एलिमेंट्स हैं आपके पास ए में 1 2 3 4 5। अब बी के आपको बनाने चाहिए। बी के एलिमेंट्स क्या है? बोलता है जो भी बी, ये ए है आपको पता है, ये ए, जो भी बी है वो a प्लस 1। मतलब 1 का क्या होगा, a प्लस 1 मतलब
टू। टू का क्या होगा बच्चों? थ्री। थ्री का क्या होगा बोल दो? फोर। फोर का क्या होगा बच्चों? फाइव। फाइव का क्या होगा बच्चों? सिक्स। सिक्स का क्या होगा बच्चों? सेवन। सिक्स का होगा सेवन, लेकिन सेवन तो वहां है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन की बात होती तो हम बात कर लेते, ये फंक्शन होता ही नहीं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो ये फंक्शन होता ही नहीं। देख रहे हो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये छूट गया। रिलेशन में ऐसा नहीं होता। हमारा ये बन गया। तो b इक्वल्स टू a प्लस वन का हमारा। अब इनका ऑर्डर पेयर बनाना है तो आप बना सकते हो। क्या हो गए? 1,2, फिर 2,3, फिर 3,4, फिर 4,5, फिर 5,6। पहला स्टेप क्लियर? पक्का? अब भैया ऑर्डर पेयर बन गई। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कैसे हो सकता है ही नहीं कि सबका रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? पता है ना, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं, 5,5 नहीं है, 6,6 नहीं है। नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो है ना। सिमेट्रिक 1,2 है, 2,1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्योंकि देखो ना, 1,2 है तो होना चाहिए 2,1, 2,3 है तो होना चाहिए 2,3, है ना बच्चों। अब 2,2 कट गया, 1,3 भी नहीं है, मतलब भैया ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव। भैया ऑप्शन में आ जाए, नन ऑफ दिस। नहीं आया समझ में? पक्का? एक बार और कराऊंगा ताकि अगला क्वेश्चन आप में से कोई एक से पूछ पाऊं। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया था? एक सेट दिया था ए, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको रिलेशन क्या दिया था बोलते हैं? आपको दिया था बी इक्वल्स टू ए प्लस। जहां आपको सेट देते ना, वहां चांदी हो गई क्वेश्चन। क्यों चांदी? इसलिए हो गई कि आप 2 मिनट में रिलेशन बना लो। सेट ए और ये हो गया सेट बी। ए में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अब बी, बी क्या है? ए प्लस वन, मतलब 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 प्लस 1 7 ले नहीं सकते क्योंकि दूसरे सेट में भी इतने ही एलिमेंट ले सकते। नहीं आया। और दूसरे सेट में एक एलिमेंट क्या रहेगा? वन, जो कि छूट गया, क्योंकि वन भी आएगा ना इससे। अब आपसे बोलता है क्या ये, पहले ऑर्डर पेयर बना लो। तो आपकी ऑर्डर पेयर क्या बन गई भाई? 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। बात करो क्या है रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो सबका होना चाहिए, नहीं है। सिमेट्रिक 1, 2, 2, 1, 2 का उल्टन। ट्रांजिटिव 1, 2, 2 कट गया, 1, 3 ही नहीं है, 4, 4 कट गया, 3, 5 ही नहीं है, लपड़ा हो गया है ना। 5, 5 कट गया, 4, 6 ही नहीं। तो ना कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिमाग लगाना, इस घबराना नहीं, सोना बोर्ड में आ गया, तू कर रहा है। चल, let the function from R to R defined by f of x equals to 1/x। ठीक, एक फंक्शन है जो तेरे को बोल रहा है f of x 1/x। ठीक है, for x belonging to real number। x क्या है? रियल नंबर है ना। then the function is, बता। वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। क्यों बच्चों? क्योंकि x है रियल नंबर, रियल नंबर में आता है जीरो, तो अगर जीरो रख दिया तो हो गया नॉट डिफाइंड फंक्शन। कभी चला पता है? मेरे भाई अभी भी वक्त है, सीरियसली पढ़ो। क्योंकि अगर मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बंद कर दिया और तुम गए, तो प्लीज बोर्ड पे देखो, समझो क्वेश्चन क्या है। बोलता है तुमसे एक फंक्शन है 1/x, और बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर है, तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, सिमेट्रिक टेस्ट करना है, ट्रांजिटिव टेस्ट करना है, तो रियल नंबर्स तो रखने पड़ेंगे। उसमें से एक रियल नंबर होता है जीरो, और अगर हम जीरो रख देंगे तो फंक्शन ही हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो आंसर भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा ना। अगले के लिए हाथ ऊपर करे, सोच के बोलिएगा।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर सेट ए 1 2 3 आर। आपको पता है बेल्स ट्राइंगल बना ले अगर आप तो पता चल जाए। बेल्स ट्राइंगल 1 के लिए 1, 2 के लिए कॉपी किया था आ गया 3, 3 के लिए हो जाएगा 5। नहीं आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, अब बच्चा कर नहीं पाता, बताओ चीटिंग करता है, लेकिन सामने वाले को भी तो बनना चाहिए, तो वही तो चीटिंग होगी। तो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, अभी बचे हैं बहुत सारे हैं, आपने देखा, अभी देखो कितने बचे हैं, दिखा दे रहा हूँ। कल मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए अभी 5 6 और बचे हैं बस, जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं एक दो तो आप खुद ही कर लो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज दिमाग लगाना बच्चों, बिना दिमाग लगाए मत करना, प्लीज दिमाग लगाना, ऐसा नहीं करना कि कुछ भी कर दो, मजा नहीं आएगा हमें भी मेहनत करने में। और यही मेहनत मैं 10th वालों के साथ करूंगा ना बच्चों, वो जी तोड़ के मेहनत करेंगे। चलो, इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, 5, 1 2 3 4 5, and set B contains 6 elements, 1 2 4 6, then the number of 1 1 and onto mapping, 1 1 तो हो जाएगा लेकिन onto नहीं हो पाएगा। क्यों भैया? इसीलिए क्योंकि ऑन्टो होने के लिए इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, तो ये तो छूटा ही जाएगा। ऑन्टो, ऑन्टो के लिए सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन्टो नहीं हो पाएगा। अब जब बोला है 1 1 एंड ऑन्टो दोनों होना चाहिए, नहीं हो सकता। आंसर क्या है भैया? नन ऑफ दीज। नहीं आया समझ? फिर से बात करनी, जीरो, आंसर जीरो होगा, नन ऑफ दीज इज जीरो। एक भी मैपिंग नहीं हुई ना, जीरो मैपिंग। नहीं समझ आया? फिर से क्वेश्चन को समझिए, मेहनत करिए। बोलता है एक एलिमेंट है जिसके पास, एक सेट है जिसके पास 5 एलिमेंट, ये हमने बना दिए 5, और एक सेट है जिसके पास 6 एलिमेंट। ठीक है, अब 1 1, ये 1 1 तो हो सकता है भैया, चलो 1 1 हो गया। ऑन्टो के लिए क्या होता है, जितने भी सेट के बी के उन सबकी होनी चाहिए बी, लेकिन हर बार कोई ना कोई तो छूट ही जाए, मतलब 1 1 एंड ऑन्टो दोनों नहीं की मैपिंग क्या हो जाएगी? जीरो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मान लीजिए ये, इसमें वो रिलेशन वाला फॉर्मूला मत लगा देना, वो n टू द 2 टू द पावर p q रिलेशंस के लिए है, फंक्शन के लिए नहीं है। तो मैं अब आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, आप ये सब करके लाना, पूरे कर लेना हम तो कहते हैं। फिर कल कल हम रिलेशन फंक्शन को रेस्ट करें, कल हम मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है, कल मैट्रिक्स को आगे